गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 इपिलेप्सी एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का पार्ट 2। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, जिसमें हमने देखा था जनरलाइज एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी, सेकेंडरी जनरलाइज एपिलेप्सी और हिप्सारिथमिया। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो पार्ट देखिए, आफ्टर दैट आप सेकंड पार्ट देखिए। तो आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो ड्रग यूज इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी और मेजर इपिलेप्सी में कौन से ड्रग यूज होते हैं? तो फर्स्ट होता है फिनिटोइन, देन मिथोइन, देन प्रिमिडोन, ये इसके एग्जांपल्स है। उसके बाद ड्रग यूज्ड इन पेटिट माल इपिलेप्सी और अब्सेंस इपिलेप्सी, तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसके एग्जांपल है ट्राइडायोन, पैराडायोन, देन फेनसक्सीमाइड एंड इथोसक्सीमाइड। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है ड्रग इफेक्टिव इन साइकोमोटर इपिलेप्सी। इसमें आता है एग्जांपल अगेन फिनोटोइन, देन प्रिमिडोन एंड ट्राइडोन। उसके बाद आते हैं फोकल कॉर्टिकल और जैक्सोनियन इपिलेप्सी, जिसमें एग्जांपल है आपके फिनिटोइन एंड मिथोइन। एंड लास्टली स्टेटस इपिलेप्टिकस। ये स्टेटस इपिलेप्टिकस क्या है ये हम चैप्टर के आखिरी में डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं इन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ये ऐसा कंडीशन होता है जहां पे जो पेशेंट होता है, पेशेंट को विद इन अ मिनट्स बहुत सारे एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, और ये अल्टीमेटली इमरजेंसी कंडीशन में ही होते हैं जब पेशेंट बहुत ही कोमा कंडीशन में होता है और सीवियर कंडीशन में होता है। एक्सीडेंट्स में ये मोस्टली होता है स्टेटस इपिलेप्टिकस। तो ऐसे कंडीशन में जब भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं द पैराल्डिहाइड, थायोपेंटोन और डायजापाम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ड्रग प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फिनिटोइन और डायफिनाइल हाइडेंटोइन। ये मेन ड्रग है आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का, तो ये मोस्टली पूछते हैं। तो आज हम फिनिटोइन और डायफिनाइल हाइडेंटोइन और इसका डेरिवेटिव मिथोइन और मिजेंटोइन जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये दो ही ड्रग आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ फिनिटोइन। द एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन इज नॉट नोन, but it is believed that it acts by inhibiting the spread of seizure discharge in the brain। तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, बट ऐसा बोलते हैं कि भाई ये एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द स्प्रेड ऑफ सीजर डिस्चार्ज इन द ब्रेन। जो सीजर का जो डिस्चार्ज है वाया न्यूरॉन, ये इसको स्टॉप करने का और इनहिबिट करने का काम करता है आपका फिनिटोइन। इट डिप्रेस न्यूरोनल सोडियम कॉन्सेंट्रेशन लीडिंग टू रिड्यूस इन पीटीपी, जिसे बोलते हैं पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन। अभी आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मीन्स कोई भी एक्शन होने के लिए जो पोटेंशियल लगता है उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने अगर एक्शन पोटेंशियल देखा होगा कि जिसमें एक पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट का एक थ्रेशोल्ड होता है। जब भी आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर चार्ज चला जाता है, -70 के ऊपर, जैसा ही आपके सेल में करंट बढ़ता है वैसे ही आपका सेल जो है वो रिएक्ट होता है और उसमें एक एक्शन होता है। जो भी उसका रिलेटेड एक्शन होगा वो होता है। सेम विथ योर न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स में भी समझ लीजिए -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल लगता है टू कैरी आउट देयर एक्शन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। तो हमारा जो फिनोटोइन क्या करता है, फिनोटोइन क्या करता है, न्यूरॉन का सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन का रिडक्शन करता है, जिसके वजह से पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन। अब ये पीटीपी क्या है आप अच्छे से समझ लीजिए। पोस्ट मीन्स आगे वाला, टिटेनिक मीन्स रिपीटेटिव, और पोटेंशिएशन मीन्स बार बार देने वाला
पोटेंशियल, ठीक है। तो पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन जो है, इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। तो फर्स्ट समझ लेंगे कि भाई आपका एक्शन पोटेंशियल है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, जैसा ही आपका थ्रेशोल्ड जो है 70 मिली वोल्ट के ऊपर जाता है, सोडियम चैनल ओपन होके डिपोलराइजेशन फेस होता है, जिसकी वजह से फर्दर आपका एक्शन पोटेंशियल होता है। तो आपका फिनिटोइन क्या करता है, फिनिटोइन क्या करता है, रिडक्शन करता है सोडियम कॉन्सेंट्रेशन का, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन का, जो न्यूरॉन्स के अंदर जाते हैं सोडियम, उसका कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने का काम जो है फिनिटोइन करता है, जिसके वजह से जो -70 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल है वो ट्रिगर ना हो जाए, और थ्रेशोल्ड जो है -70 मिलीवोल्ट का, उसके ऊपर आपका वो रेंज के ऊपर आपके सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से पॉजिटिविटी ना बढ़ जाए और एक्शन पोटेंशियल ना हो जाए, इसके लिए रिड्यूस करने का काम करता है फिनिटोइन, ठीक है। तो द पोस्ट टिटेनिक पोटेंशियल मीन्स द एनहांसमेंट ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन following repeated high frequency stimulation of presynaptic fibers। तो पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन हम समझ लेते हैं कि भाई एक होता है आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज योर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये दोनों को जोड़ने का काम करता है एक स्पेस जिसे बोलते हैं हम सिनेप्स, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईयर में शायद से पढ़ा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सिंपल इसको हम अभी कन्वर्ट कर देते हैं। समझ लीजिए दो वायर है, वायर में वायर के दो जॉइंट्स है, दो जॉइंट्स को हमने जॉइंट किया और जॉइंट किया विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप, ठीक है। सेलो टेप से हमने जॉइंट को रैप किया, वो स्पेस जो है, जो सेलो टेप का स्पेस है, उसे हम बोलेंगे सिनेप्स, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सिनेप्स। तो इसमें क्या होता है पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन में कि भाई जो पहला वायर है, पहला वायर मीन्स प्री सिनेप्टिक, आपका न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन है और नर्व फाइबर जो है वो क्या करती है कि भाई वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है बाय योर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कोई एक्शन पोटेंशियल उसको भी कोई दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या होते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है और दूसरी जो वायर है उसके रिसेप्टर पे जाके चिपकते हैं, जिसके वजह से फिर पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर जो है वो भी रिएक्ट होता है, ठीक है। इससे फिर उसका भी तीसरी वायर से अगर जॉइंट होगा तो सेम कंडीशन होगा। तो हमारा जो ड्रग है फिनिटोइन, फिनिटोइन क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल ही नहीं होने देता है। एक्शन पोटेंशियल नहीं होने देता है मीन्स ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है सोडियम आयन का ये कम रखता है, जिसके वजह से हमारा जो थ्रेशोल्ड है -70 मिलीवोल्ट वो पॉजिटिव की तरफ ना जा पाए, ठीक है। सोडियम आयन का सिंबल क्या है, Na+, तो ये क्या करता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, अल्टीमेटली ट्रिगर करता है आपके एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। तो दो वायर है, दो वायर को समझ लीजिए, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स, उसमें बीच में जो जॉइंट आता है जिसको मैंने सेलोटेप बोला है, वो स्पेस है जहां पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सचेंज को ही कम करने का काम जो है ये करता है फिनिटोइन बाय द रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो प्री सिनेप्टिक जो नर्व फाइबर है उसका जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करता है, जिसके वजह से वो ट्रिगर नहीं हो पाता और जिसके वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करता, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करता जिसके वजह से आगे का जो नर्व फाइबर है वो रिएक्ट नहीं होता। तो यही उसका मैकेनिज्म है।
द पीटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ इपिलेप्टिक सीजर ओवर द ब्रेन। तो पीटीपी जो है पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन, टिटेनिक का मीनिंग है रिपीटेशन, रिपीटेशन मीन्स रिपीटेटिव। तो यही चीज होता है कि भाई जब भी हमें सीजर आते हैं, सीजर में हमारा पूरा बॉडी शेक होने लगता है, टोनिक क्लोनिक फेज में मीन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ड्यू टू दिस रीजन, दैट इज पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन। तो एक फाइबर से अगर कंटिन्यूअसली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो दूसरा जो नर्व फाइबर है उसको दूसरे नर्व फाइबर को वो क्या करता है, अल्टीमेटली ट्रिगर करता है कि रिएक्ट करे, फिर वो नर्व फाइबर दूसरे इसको ट्रिगर करता है। ऐसे पूरा ब्रेन में आपका जो है हलचल मचने लगता है और आपका ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इपिलेप्सी को। तो यही चीज होता है पोस्ट टिटेनिक पोटेंशियल में। तो मैंने आज लेक्चर में सिर्फ 2 ही ड्रग इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन जो है ये थोड़ा अच्छे से मुझे समझाना था। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर जॉइंड बाय अ सेलो टेप, तो इसे फर्स्ट वायर को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक एंड सेकंड वायर को बोलेंगे हम पोस्ट सिनेप्टिक। और जो जॉइंट है सेलो टेप का और स्पेस है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सचेंज होता है उसे बोलेंगे हम सिनैप्स। तो सिनैप्स में जो होता है, इस सिनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो इसके लिए हमारा जो ड्रग है फिनिटोइन, ये क्या करता है, प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है उसमें सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम करने का काम करता है, जिसके वजह से वो ट्रिगर ही ना हो पाए और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना कर पाए आपके सिनेप्टिक स्पेस में, जिसके वजह से आगे वाला जो नर्व फाइबर है और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर है वो फर्दर रिएक्ट ना हो पाए। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। फिनिटोइन कॉजेज इफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम न्यूरॉन। तो फिनिटोइन का काम ही है कि भाई सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना, ज़्यादा सोडियम न्यूरॉन्स के अंदर नहीं जाने चाहिए, जिसके वजह से जो थ्रीशोल्ड है, थ्रीशोल्ड आपको पता होगा एक लेवल है, एक लेवल तक के आपका न्यूरॉन स्टेबल रहता है, जैसा कि मैंने बोला है -70 मिली वोल्ट। आपको अगर एक्शन पोटेंशियल याद होगा तो -70 मिली वोल्ट का एक थ्रीशोल्ड होता है। वो थ्रीशोल्ड के ऊपर अगर आपका पॉजिटिविटी होता है, मीन्स ये तो माइनस है ना, निगेटिव में, तो सोडियम आयन जाने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिलैक्स न्यूरॉन है और जो भी रिलैक्स सेल है वो अल्टीमेटली एक्शन में आएगा। ठीक है, एक्शन में आएगा तो वो अपना एक्शन दिखाएगा। ठीक है, जो भी उसका फंक्शन है वो दिखाएगा। तो फिनिटोइन क्या करता है, अल्टीमेटली सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम करने का काम करता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूरॉन नथिंग बट अ सेल, तो ये जो न्यूरॉन्स का सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है वाया दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये काम है आपके फिनिटोइन का। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट है फिनिटोइन के मेनली इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मीन्स किसी को सूट नहीं करता तो उसके वजह से उन्हें स्किन रैशेस होने के चांसेस है। तो ये 100 में से 1-2 केस तो निकलती है कि जिसमें स्किन रैशेस होते हैं। इसके अलावा वर्टिगो मीन्स सिर घूमने लगता है। उसके बाद अटैक्सिया मीन्स आपके बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो फोकस है वो प्रॉपरली नहीं रहता है, आप लड़खड़ाने लगते हैं। निस्टैग्मस मीन्स आई बॉल जो है, आई बॉल का रैपिड मूवमेंट ऊपर नीचे या फिर पूरा सर्कुलर फॉर्म में वो होने लगता है। डिसअर्थरिया मीन्स इसमें क्या होता है कि भाई जो फेस का मसल्स है वो वीक होता है ड्यू टू सम ब्रेन डैमेज और सम ब्रेन डिसऑर्डर,
जिसकी वजह से क्या होता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच, मीन्स आदमी अच्छे से बात नहीं कर पाता है और उसे बोलते हैं डिसआर्थरिया। अब ये किस किस में यूज होता है फिनिटोइन? फिनिटोइन जैसा कि हमने इससे पहले क्लासिफिकेशन में देखा था, ग्रैंड माल इपिलेप्सी में होता है। इसके बाद आपका टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी में होता है। उसके बाद फोकल कॉर्टिकल इपिलेप्सी पे होता है। और उसके बाद कार्डियक अरेथमिया जो होता है, कार्डियक अरेथमिया में भी ये बहुत बार यूज होता है। ठीक है, इसके बाद ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये इतने इसमें आपका फिनिटोइन यूज होता है। अब हम इसी का एक डेरिवेटिव देखते हैं फिनिटोइन का, जिसका नाम है मिथोइन, जिसे हम मिजेंटोइन भी बोलते हैं। तो मिथोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनोटोइन, फिनोटोइन का डेरिवेटिव है। द डोसेज इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट फ्रॉम 120 mg ट्वाइस और थ्राइस अ डे टू 400 mg। अब ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट को कितनी ज़रूरत है, इसके हिसाब से इसका डोज दिया हुआ है। 120 mg आप ट्वाइस और थ्राइस अ डे मीन्स 2 या 3 बार ये एक दिन में ले सकते हैं, या फिर 400 mg आप 3 से 4 बार एक दिन में ले सकते हैं। बट फार्माकोपियल डोज बोलता है कि भाई 50 to 100 mg, और इसकी टैबलेट भी जो अवेलेबल है वो 100 mg का टैबलेट अवेलेबल है। अब ये पेशेंट कितना सीवियर है और कितना कम उसको इपिलेप्सी अटैक है, इस पे डिपेंड करता है डोज। अगर उसको कम इपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं या फिर नॉर्मल थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो 120 mg तक के चल जाता है, या फिर वो ज़्यादा ही सीवियर है तो उसे 400 mg तक के हम दे सकते हैं दिन में 3 से या 4 बार। ठीक है, उसके बाद फिनिटोइन डज नॉट रेज conversion threshold in normal animal, but methylene is capable of raising normal or experimentally lowered electric shock conversion threshold in animal। तो फिनोटोइन क्या करता है? फिनोटोइन का सिंपल काम है कि भाई हमें सोडियम को अंदर नहीं जाने देना है, न्यूरॉन्स के अंदर नहीं जाने देना है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हो जाए और न्यूरॉन्स एक्शन में आ जाए, और जिसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस हो और कन्वर्जन प्रोड्यूस हो। ये इसका फिनिटोइन का सिंपल इतना ही काम है, वो थ्रेशोल्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। बट इन केस ऑफ मिथोइन और मिजेंटोइन, मिजेंटोइन क्या है? मिजेंटोइन ये क्या करता है, आपका थ्रेशोल्ड को भी बढ़ाने का काम करता है, एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली लोअर्ड इलेक्ट्रिक शॉक कन्वर्जिव थ्रेशोल्ड भी ये बढ़ाता है एनिमल्स में। ठीक है, अब जो कन्वर्जन है एक्सपेरिमेंटली, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स में जो कन्वर्जन प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यूज करते हैं ड्रग लैप्टाजोल। ठीक है, लैप्टिजोल करके एक ड्रग आता है, उसको यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन इन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमें किसी का कोई ड्रग का एंटी कन्वर्जेंट एक्शन देखना है तो उसके लिए लैप्टिजोल यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन। वो एनिमल को देते हैं, एनिमल में फिर कन्वर्जन आता है और सीजर्स आते हैं, और फिर उसके बाद जो भी ड्रग हमें टेस्ट करना है वो हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं। तो मिथोइन जो है, मिथोइन क्या करता है, ये एनिमल में नॉर्मल थ्रेशोल्ड जो होता है न्यूरॉन्स का वो भी बढ़ाने का कोशिश करता है। मीन्स रेस थ्रेशोल्ड मीन्स आपका अगर -70 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड है तो ये -80 मिलीवोल्ट भी लेके जा सकता है मिथोइन। ठीक है, तो मिथोइन क्या है, ये थ्रेशोल्ड को भी बढ़ाने का काम करता है। बट इन केस ऑफ फिनिटोइन, फिनिटोइन सिंपली
-70 मिलीवोल्ट अगर उसका एक्शन पोटेंशियल है तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसका काम है कि भाई हमको सोडियम को अंदर नहीं जाने देना है न्यूरॉन्स के, जिसकी वजह से वो -70 मिलीवोल्ट पे ही रहे और मीन्स शांत रहे, ठीक है, वो अपना एक्शन ना करे। तो ये इसका फिनिटोइन का काम है। इसके अलावा अगर हम फिनिटोइन को सीजर में भी देते हैं और हमें सीजर आ रहा है, ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, तो ये क्या करता है, इफ्लक्स, इफ्लक्स में सोडियम को बाहर निकालने का भी काम करता है। तो जो न्यूरॉन्स है जो कि सीजर कंडीशन में है उसमें से ये सोडियम को निकालता भी है, सोडियम को निकालता है और जो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूरॉन के उसका इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टेबलाइज भी करता है। तो ये बात हो गई फिनिटोइन और मिथोइन की, ठीक है। इसके बाद मिथोइन इज मोर सिडेटिव देन फिनिटोइन बट लेस देन फिनोबार्बिटोन। तो मिथोइन जो है ये ज्यादा सिडेटिव है देन फिनोटोइन बट लेस सिडेटिव है आपका फिनोबार्बिटोन। अब फिनोटोइन और फिनोबार्बिटोन ये कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं इन सर्टेन काइंड ऑफ एपिलेप्सी, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। आप लोगों का डिमांड था कि लेक्चर बहुत बड़े होते हैं इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में कवर कर रहा हूं। तो आज मैंने सिर्फ 2 ड्रग लिए हैं, मिथोइन एंड योर फिनिटोइन, ठीक है। तो अभी हम टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। मिथोइन इंड्यूस जिंजिवल हाइपरप्लासिया। अब ये जिंजिवल हाइपरप्लासिया आप लिख लीजिए। जिंजिवल हाइपरप्लासिया मीन्स जो गम होते हैं हमारे टीथ के, जो गम होते हैं इसका अगर ओवर ग्रोथ हो जाए तो उसे बोलते हैं जिंजिवल हाइपरप्लासिया। पर ये 3% केसेस में ही दिखता है। इसके अलावा स्किन रैशेस, उसके बाद ब्लड डिस्क्रेसियस। डिस्क्रेसियस मीन्स ब्लड डिसऑर्डर, मीन्स ब्लड का बैलेंस बिगड़ना, ब्लड के जो भी कंपोनेंट है उसका बैलेंस बिगड़ना, उसे बोलेंगे ब्लड डिसऑर्डर और डिस्क्रेसियस, जिसमें आता है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया ये एक काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड सेल बनाने की जो बॉडी की कैपेसिटी है वो नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? ड्यू टू डैमेज बोन मैरो और एनी इंजुरी टू बोन मैरो। बोन मैरो को अगर इंजुरी हो जाता है तो उसके वजह से जो ब्लड सेल है वो ब्लड सेल प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं और फाइनली ऐसा होता है कि भाई हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है, या फिर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली फाइनली पेशेंट कोमा में जाके उसका डेथ भी हो सकता है। इसके अलावा सेकंड ब्लड डिस्क्रेसियस में और ब्लड डिसऑर्डर में आता है अग्रैनुलोसाइटोसिस। अग्रैनुलोसाइटोसिस ये भी लाइफ थ्रेटनिंग योर डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें भी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल का जो है स्पेशली न्यूट्रोफिल्स का सिंथेसिस नहीं होता है, जिसके वजह से हमें कोई भी डिसीज जो है बाहर से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है, बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है और इसकी टॉक्सिसिटी भी आप बोल सकते हैं। तो बिफोर यूजिंग मिथोइन ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली सेफर ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हिपैटिक इंजरी। तो ये मिथोइन जो है ये आपके लीवर को भी डैमेज करने का काम करता है। इसके बाद द पेशेंट शुड बी cautioned to bring to the notice of the physician the occurrence of weakness, jaundice, skin rash, sore throat और bleeding। अगर पेशेंट को फिजिशियन ने मिजेंटोइन और मिथोइन को प्रिस्क्राइब किया है और पेशेंट के नोटिस में आ रहा है कि भाई वीकनेस है उसे, या फिर जॉन्डिस हो रहा है, या फिर स्किन रैशेस आ रहे हैं, या जो थ्रोट है उसमें सोरनेस आ रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो
पेशेंट ने फिजिशियन को ये चीज नोटिस में लाके देना है कि भाई ये हमें दिख रहा है, जब भी हम ये ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं कुछ दिनों के बाद हमें वीकनेस आ रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, कभी स्किन रैशेस आ रहे हैं, या फिर सोअर थ्रोट हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, जिसके वजह से फिजिशियन फिर उस पे करेक्टिव एक्शन लेगा और दूसरा ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा जो कि थोड़ा सा सेफ हो, या फिर इसका कोई और सेफर ऑप्शन हो, या फिर इसके साथ कोई एडजुवेंट ड्रग हो। ये सब जो है ये फिजिशियन फिर करेक्टिव मेजर लेगा। तो आज के लिए हमने देखा है फिनिटोइन और मिथोइन और मिजेंटोइन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो ये वीडियो में इतना ही है। इसके आगे के ड्रग हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thanks for watching. God bless you.